टाइगर 2 निस्संदेह द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे प्रसिद्ध टैंकों में से एक है। इसे व्यापक रूप से भय के साथ देखा जाता था और इसे लगभग अविनाशी की प्रतिष्ठा दी गई थी। और 70 टन के इस दानव, जिसमें मोटी कवच और एक घातक 88 मिमी बंदूक थी, को देखते हुए लोगों को युद्धकालीन प्रचार पर विश्वास करने का पूरा अधिकार था। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य थे जो इसकी युद्ध क्षेत्र प्रभावशीलता को पूरी तरह कमजोर करते थे, जिनके बारे में उस समय खुलकर बात नहीं की गई। टाइगर 2 के विचार की शुरुआत 1941 और 1942 में जर्मनी की नए सोवियत टैंकों से मुठभेड़ के बाद हुई। इस अगली पीढ़ी के टैंक के लिए हिटलर की अपेक्षाएं इतनी बड़ी थीं कि इस पर तब काम शुरू हो गया था जब इसके पूर्ववर्ती टाइगर 1 का युद्ध क्षेत्र पर अभी तक आगाज भी नहीं हुआ था। इसे एक सफलता देने वाला ब्रेक थ्रू टैंक एनविजन किया गया था, जो श्रेष्ठ आग्नेयास्त्रों और कवच के साथ सीधे दुश्मन की रक्षा को भेद सके। टैंक की अवधारणा जनवरी 1943 की शुरुआत में 3 कंपनियों को सौंपी गई और काम शुरू हो गया। हेंशेल और पोर्श को इसके डिजाइन का काम सौंपा गया, जबकि क्रुप को एक उपयुक्त बुर्ज और हथियार विकसित करने का ठेका दिया गया। पोर्श ने एक मध्य माउंटेड इंजन, एक रियर टर्रेट प्लेसमेंट और यहां तक कि एक प्रायोगिक गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ड्राइव के साथ एक अधिक नवीन और कट्टरपंथी रास्ता अपनाया। हालांकि जर्मन हाईकमान ने हेंशेल के अधिक पारंपरिक डिजाइन को चुना, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बेहतर था। हेंशेल का रियर माउंटेड इंजन पूरी तरह से झुकी हुई स्लोप्ड कवच और बड़े ओवरलैपिंग स्टील के रोड व्हील्स वाला एक बेहतर टॉर्शन बार सस्पेंशन का तरीका युद्ध के मैदान के लिए सिंपली कम जोखिम भरा था और उन्हें अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट से सम्मानित किया गया। इस अगली पीढ़ी के भारी टैंक का आधिकारिक नाम पैंजर 6 या टाइगर 2 था, लेकिन जर्मन सैनिक इसे कुनिग टाइगर, क्यूनिगस्टिगर या किंग टाइगर कहने लगे। इस नाम का अर्थ अक्सर रॉयल टाइगर बताया जाता था, जो टैंकों के राजा के रूप में इसके इच्छित दर्जे को रेखांकित करता था। टाइगर 2 के विशिष्ट डिजाइन तत्वों में से एक इसका बुर्ज टरेट था, जिसमें उत्पादन से पहले और उसके दौरान महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। प्रारंभिक बुर्ज डिजाइन, जिसे अक्सर गलत तरीके से पोर्श बुर्ज कहा जाता है, एक कम निर्मित क्रॉप्ड गोल मैंटलेट वाला बुर्ज था, जो मूल रूप से दोनों प्रोटोटाइप के लिए इरादा था। इसमें एक घुमावदार सामने की प्लेट और झुकी हुई स्लोप्ड साइड्स थीं, जिसने इसे और अधिक गोल, सुव्यवस्थित, स्ट्रीमलाइंड रूप दिया। 1944 में लगभग 50 टाइगर 2 टैंक इस प्रारंभिक बुर्ज के साथ बनाए गए और युद्ध के लिए भेजे गए, इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि इसमें एक बड़ी कमजोर जगह, वीक पॉइंट है। घुमावदार गन मैंटलेट के नीचे एक शॉर्ट ट्रैप छिपा हुआ था। कोई भी आने वाला गोला जो निचले वक्र कर्व से टकराता, वह नीचे उछलकर पतली हल की छत की कवच में जा सकता था। हालांकि जर्मनों ने इसे जल्दी ही नोटिस कर लिया और इन इकाइयों के युद्ध में उतरने से पहले ही 1943 के अंत तक उत्पादन में संशोधन किए गए। पुनः डिजाइन किए गए उत्पादन बुर्ज में एक बहुत मोटी सपाट सामने की प्लेट लगाई गई, जिसने शॉर्ट ट्रैप को खत्म कर दिया और इसकी घुमावदार साइड्स को कम करके उत्पादन के लिए इसे सरल बना दिया गया। उत्पादन में कई समस्याएं दिखनी शुरू हो गईं। हालांकि I-500 टाइगर 2 इकाइयों का ऑर्डर दिया गया था, हेंशेल केवल 492 टैंक ही डिलीवर कर पाया। इकाइयों के उत्पादन की कमी सीधे तौर पर 1944 के अंत में RAF के एक श्रृंखलाबद्ध हमलों से प्रभावित हुई, जिसने हेंशेल की सुविधाओं को बर्बाद कर दिया था। इसने न केवल उत्पादन में देरी की, बल्कि इसने संभवतः अतिरिक्त 650 टाइगर 2 इकाइयों के निर्माण को भी रोक दिया। इसके अलावा प्रत्येक टाइगर 2 टैंक की कीमत लगभग 320,000 राइक्समार्क प्रति यूनिट थी, जो पैंजर 4 या पैंथर जैसे सरल मध्यम टैंक की लागत से 2 से 3 गुना अधिक थी। इस सवाल पर बहुत विवाद था कि क्या कम संख्या में सुपर हेवी टैंकों पर एक भाग्य खर्च करने के बजाय विश्वसनीय और पहले से ही सिद्ध मध्यम टैंकों की अधिक संख्या बनाना बेहतर होगा। युद्ध के अंत में अतिरिक्त उत्पादन संबंधी समस्याएं सामने आईं, जैसे सामग्री की कमी। चूंकि जर्मनों के पास रबर की कमी थी, टाइगर 2 टैंक के बड़े रोड व्हील्स टाइगर वेन के तत्कालीन मानक रबर टायरों के बजाय पूरी तरह से स्टील के थे। आगे की कमी ने कवच प्लेट की गुणवत्ता को प्रभावित किया,
क्योंकि जर्मनों ने उन्हें बनाने के लिए तेजी से दुर्लभ हो रहे उच्च ग्रेड मिश्र धातुओं एलॉयस का उपयोग किया था। सामग्री की कमी बढ़ने लगी और बहुत सारे उपघटक सब कंपोनेंट्स भी कम आपूर्ति में थे, जैसे फाइनल ड्राइव, गैस्केट और यहां तक कि ईंधन भी। हेंशेल और क्रुप प्रत्येक अतिरिक्त सामग्री के गायब होने के साथ संशोधन करते रहे और समायोजन एडजस्टमेंट्स का प्रस्ताव रखते रहे, लेकिन वे युद्ध समाप्त होने से पहले उनमें से किसी को भी लागू करने में सक्षम नहीं हो पाए। जर्मनी की सभी महत्वाकांक्षी अवधारणाओं के साथ, जैसे 800 हॉर्स पावर वाला एक नया मेबैक HL234 फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, 105 मिमी हाई वेलोसिटी गन और यहां तक कि एक इंफ्रारेड नाइट फाइटिंग स्कोप डिजाइन, यह बहुत स्पष्ट था कि उनकी योजनाएं कितनी बड़ी थीं। हालांकि वास्तविकता इससे थोड़ी अलग थी, क्योंकि इन प्रस्तावित उन्नयनों अपग्रेड्स में से कोई भी कभी भी उत्पादन में नहीं देखा गया। फिर भी कुछ बड़ी योजनाएं हुई, जैसे कि टाइगर 2 का जगडी तीगर जाग टाइगर वेरिएंट, जो 1944 और 1942 में निर्मित हुआ। एक विस्तारित टाइगर 2 हल पर बना, जिसमें एक निश्चित केसमेट पर एक विशाल 128 मिमी बंदूक लगी थी। यह युद्ध का सबसे भारी बख्तरबंद वाहन था, जिसे अक्सर एक टैंक डिस्ट्रॉयर कहा जाता था। लेकिन जितना इस टैंक से डरा जाता था, इसकी नियति भी अपने पूर्ववर्ती के समान ही थी। कई यांत्रिक समस्याओं और केवल 88 इकाइयों के सीमित उत्पादन संख्या के साथ इसने घटती प्रतिफल डिमिनिशिंग रिटर्न्स के साथ जर्मनी के युद्धकालीन उद्योग के अति विस्तार ओवर एक्सटेंशन की कहानी को समाप्त कर दिया। हालांकि कागज पर टाइगर 2 टैंक एक फॉर्मिडेबल फोर्स और एक निश्चित वॉर डिसाइडर था। यह अमेरिकी M4 शेयरमैन या सोवियत T-34 से काफी बड़ा था, क्योंकि इसका वजन लगभग 18 टन था और इसकी बंदूक आगे की ओर होने पर यह 10 मीटर से अधिक लंबा, 3.76 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर ऊंचा था। एक 50 मिमी मोटा कवच, 40 से 50 डिग्रियों के कोण पर झुका हुआ, साथ ही उन्नत ऑप्टिक्स वाली एक लंबी बैरल वाली उच्च मजल वेलोसिटी वाली तोप एक घातक कॉम्बिनेशन थी। ये तोप मानक AP गोलों का उपयोग करके 1 से 2 किमी के लक्ष्य पर 100 मीटर की दूरी पर लगभग 202 मिमी कवच को भेद सकती थी, या 2000 मीटर की दूरी पर 132 मिमी तक भेद सकती थी, जो अपने आप में एक चीट कोड था। अब इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के मानकों के लिए एक असाधारण रूप से मोटा कवच जोड़ दें और हमें एक निश्चित वॉर डिसाइडर मिलता है। खैर, यह मानते हुए कि सब कुछ योजना के अनुसार चला, भारी कवच इंजन, सस्पेंशन और ईंधन की खपत पर लगातार दबाव, स्ट्रेस डाल रहा था, जिसने लंबे समय में एक बड़ी भूमिका निभाई। वजन युद्ध के मैदान में टैंक को धीमा कर रहा था, क्योंकि एक मेबैक HL230 P30 V12 गैसोलीन इंजन इस 70 टन के दानव को ढोने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह एक नो ब्रेनर थी, इस तथ्य को देखते हुए कि एक ही मोटर का उपयोग 45 टन के पैंथर टैंक पर किया गया था, लेकिन जर्मनी फिर भी इसके साथ गया। हालांकि जर्मनों ने किसी तरह गणना की थी कि टैंक 38 किमी प्रति घंटे या 24 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग थी। कमांडर 20 किमी घंटा की क्रूजिंग स्पीड से अधिक जाने से बचते थे, क्योंकि इससे अधिक कुछ भी अक्सर टैंक को गंभीर यांत्रिक दबाव में छोड़ देता था, जिसके परिणाम स्वरूप खराबी और ब्रेकडाउन होते थे। और 1944 के अंत तक इस सीमा से अवगत प्रशिक्षित कर्मी दल क्रूमैन की संख्या कम और कम होती जा रही थी, जिसने ब्रेकडाउन को और भी अधिक बार कर दिया, जिसने एक बार फिर टैंक की अविश्वसनीयता को उजागर किया और इसकी प्रभावशीलता को और कम कर दिया। क्रॉस कंट्री इलाकों में टाइगर 2 अच्छी परिस्थितियों में लगभग 10 से 15 किमी घंटा की रेंगती हुई गति क्रॉलिंग पेस तक पहुंचता था। धीमी एक्सेलरेशन ने टैंक को तंग इलाकों में मैन्यूवर करना मुश्किल बना दिया, जो छोटी समस्याओं की सूची में जुड़ गया, जो अंततः जमा हो गईं और किंग टाइगर को अपनी विशाल अपेक्षाओं पर खरा उतरने से रोक दिया। एक डबल लिंक ट्रैक सिस्टम ने इस चल रही सूची में और जोड़ दिया। यह पहले से ही संघर्षरत उत्पादन को सरल बनाने वाला था, लेकिन यह पता चला कि ड्राइव स्प्रॉकेट पर हर दूसरे दांत टूथ को इंगेज करना बजाय हर एक को टाइगर 2 के बड़े पैमाने पर वजन के साथ जुड़ने पर अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसने फाइनल ड्राइव पर अतिरिक्त दबाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप
अक्सर फाइनल ड्राइव ब्रेकडाउन होता था। असाधारण आग्नेयास्त्र और कवच के बावजूद जो सामने की ओर से मुठभेड़ फ्रंटल एंगेजमेंट में किसी भी टैंक को ओवरपावर कर सकता था, टाइगर 2 की कमजोरियों ने अपने ही स्ट्रेंथ्स को ओवरपावर कर दिया। ओवर इंजीनियर्ड और अविश्वसनीय होने के अलावा यह लगभग 500 लीटर प्रति 100 किमी की खपत करता था, जिसने जर्मनी को युद्ध के अंत की ओर एक प्रतिकूल स्थिति में डाल दिया, जब वे पहले से ही पेट्रोल आपूर्ति के साथ संघर्ष कर रहे थे। एक बार मैदान में टाइगर 2 के खराब होने पर ऑन साइट रिपेयर्स इसके सिरदर्द में से एक और था, क्योंकि कोई समर्पित वाहन डेडिकेटेड व्हीकल नहीं था जो इसे टो अवे करने में सक्षम हो। केवल 2 विकल्प उपलब्ध थे, एक और टाइगर 2 या कई मानक टैंक संयुक्त प्रयास में काम कर रहे थे, जिनमें से कोई भी लड़ने के बजाय टोइंग के लिए उपयोग करना समझ में नहीं आता था। इसने जर्मन कर्मी दलों को अपने टैंक को पकड़े जाने से रोकने के लिए इसे छोड़ने और नष्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं दिया। इसका उल्लेख नहीं है, यह नियमित रूप से हुआ। अनुमान लगाया गया था कि दुश्मन की गोलीबारी की तुलना में अपने ही कर्मी दलों द्वारा ब्रेकडाउन या ईंधन की कमी के कारण कहीं अधिक टाइगर नष्ट किए गए थे। हालांकि एक बार युद्ध के मैदान में पहुंचने पर टाइगर 2 निर्दयी था। हालांकि युद्ध के मैदान में पहुंचना ही जर्मनों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना। युद्ध के मैदान में ट्रांसिट के दौरान यांत्रिक विफलताओं की कई रिपोर्टें हैं। उनमें से एक में सेना की 501वीं भारी पैंजर बटालियन शामिल थी, जो अगस्त 1944 में पूर्वी मोर्चे पर केवल 45 में से 8 टैंक ऑपरेशनल स्टेट के साथ पहुंची। बाकी ट्रांसपोर्ट के दौरान खराब हो गए थे। एक अन्य उदाहरण फ्रांस में पैंजर डिवीजन था, जिसे सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट के रूप में 5 टाइगर 2 मिले, जहां युद्ध देखने से पहले ही उनमें से सभी 5 खराब हो गए। इसके ऊपर टाइगर 2 कर्मी दलों को उन्हें पकड़े जाने से रोकने के लिए उन्हें नष्ट करना पड़ा। यह ऑपरेशनल इश्यूज और यांत्रिक खराबी के महत्व को रेखांकित करता है, जो जर्मन सेना को एक ऐसे टैंक के साथ आई थी जिसे उनके पक्ष में युद्ध समाप्त करना था। हालांकि टाइगर 2 का कवच इसकी सबसे मजबूत विशेषताओं में से एक था, यह अविनाशी नहीं था। टाइगर 2 टैंकों के एक समूह पर चतुराई से छिपे रहने के लिए इलाके का उपयोग करके कम दूरी से सोवियत T-34 चाप मध्यम टैंकों के एक मुट्ठी भर ने घात लगाया। इस आश्चर्यजनक हमले में 3 टाइगर 2 नष्ट हो गए। जैसे ही सोवियत टैंकों ने साइड से हमला किया, उनमें से एक टाइगर के उस गोला बारूद को डेटोनेट करने में कामयाब रहा जो टैंक के अंदर रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक भयानक आंतरिक विस्फोट हुआ, जिससे पूरा कर्मी दल मारा गया और बुर्ज उड़ गया। यह कई स्थितियों में से एक था जहां टाइगर 2 के कर्मी दलों को अंतिम परिणाम भुगतना पड़ा था। हालांकि टाइगर 2 कमांडरों ने टाइगर 2 में होने की तुलना एक स्लेज हैमर पकड़ने से की, जबकि दुश्मनों के पास चाकू थे। उस आत्मविश्वास का एक डरावना पक्ष डार्क साइड था। वे जानते थे कि उनका टैंक एक प्राइम टारगेट था, और अगर कुछ गलत हुआ, जो अक्सर होता था, तो वह सारा आत्मविश्वास सेकंडों में डर में बदल सकता था। युद्ध के मैदान के बीच में कोई भी ब्रेकडाउन, ट्रैक हिट या आउटफ्लैंक्ड स्थिति उनके बचने की संभावना को प्लमेट कर देगी। पश्चिम में टाइगर 2 की सबसे प्रसिद्ध कार्रवाई और इसके स्ट्रेंथ्स के वीकनेसेस के रूप में दिखने का एक और उदाहरण पश्चिम में जर्मनी के अंतिम आक्रमण के दौरान आया, जिसे बेहतर रूप से बैटल ऑफ द बल्ज के नाम से जाना जाता है। एसएस पैंजर डिवीजन ने 6 किंग टाइगर के साथ आगे बढ़ा और अमेरिकी सेना में डर और आतंक बोया, क्योंकि जब सामने से हमला किया जाता था तो यह लगभग अभेद्य, इम्परवियस था। हालांकि टाइगर 2 के कर्मी दलों ने जिस बात पर गौर नहीं किया, वह थी खराब इलाके में इस्तेमाल होने पर इसकी रणनीतिक खामियां, स्ट्रेटेजिक फ्लॉज। यह कहना उचित है कि आर्डेन्स में घने जंगल, पुल और खराब सड़कें 70 टन के टैंकों की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे। जर्मन सैनिकों के लिए एक और बड़ी चिंता यह थी कि आक्रमण की ईंधन आपूर्ति कितनी जल्दी खत्म हो गई। यह महसूस करते हुए कि ईंधन जैसी किसी मौलिक चीज को ब्रूट फोर्स से बदलना काम नहीं करेगा, जर्मन आक्रमण ने अपने सभी भारी उपकरणों को छोड़ने और पैदल भागने का प्रयास करने का निर्णय लिया। फंसे, घिरे और ईंधन से बाहर आर्देने में कुल 135 बख्तरबंद वाहनों को पीछे छोड़ दिया गया।
और पीछे छूटे टैंकों को नष्ट करने के जर्मन सैनिकों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एक त्वरित ब्रेकआउट के प्रयास में सभी को अक्षम इनऑपरेबल नहीं किया गया था। पीछे छूटे किंग टाइगर में से एक बाद में बरामद किया गया और आज लाग्लेज में एक स्मारक के रूप में खड़ा है, जो एक टेंजिबल रिमाइंडर है कि कैसे जर्मनी का सबसे भारी और सबसे भयभीत टैंक फंसा और परित्यक्त अबैंडन्ड हो सकता है। इन सबको एक साथ रखते हुए यह कहना सुरक्षित है कि टाइगर 2 एक क्रूर ट्रेड ऑफ के साथ बनाया गया था। गति उपयोग में आसानी और उत्पादन मात्रा को रॉ पावर और सुरक्षा के लिए त्यागना। यह वास्तव में अपने किंग टाइगर उपनाम को जस्टिफाई कर सकता था, जब तक कि युद्ध का मैदान लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए खुला टेरेन था। लेकिन जिस चीज ने वास्तव में इसकी ब्रूट फोर्स को कमजोर किया, वे सभी ऑपरेशनल और यांत्रिक मुद्दे थे, जो पूरे युद्ध में और विशेष रूप से अंत की ओर इसका पीछा करते रहे।